Hello everyone, good morning, good afternoon and good evening. This is सीए अंजलि भक्कड़ और हम लोग देख रहे हैं हमारा सीए इंटर जीएसटी का चैप्टर वाइज रिवीजन, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 8 एग्जम्पशंस फ्रॉम जीएसटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ज्यादा हाई वेटेज चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चैप्टर बड़ा है तो पार्ट्स में हम लोग इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे। ठीक है, रिवीजन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये नोट्स आपको फ्रीली प्रोवाइड कर रही हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हर स्टूडेंट तक वीडियो पहुंच सके एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलती रहे। चलो लेट्स बिगिन। एग्जम्पशंस फ्रॉम जीएसटी, कौन सी गुड्स और कौन सी सर्विस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्जम्प्ट किया गया है। एग्जम्प्ट किया गया है मतलब उस पे टैक्स जो है आपका नहीं लगेगा। ठीक है, कौन से सप्लाई ऑफ गुड्स पे, कौन से सप्लाई ऑफ सर्विस पे टैक्स नहीं लगेगा, हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्या बोलता है इंट्रोडक्शन। एग्जम्प्ट सप्लाई हैज बीन डिफाइंड एज सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विस और बोथ विच अट्रैक्ट्स नील रेट ऑफ टैक्स और विच में बी होनली एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स एंड इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई। अपन ने डिटेल में एक एक चीज देखी थी कि एग्जाम्प्ट सप्लाई में क्या क्या आता है। नील रेट ऑफ टैक्स मतलब जिसपे 0% पे टैक्स लगता है। होनली एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स मतलब जो जिसपे जीएसटी पहले लगता था, बाद में गवर्नमेंट ने बोला कि इस पे इसको एग्जम्प्ट कर दिया गया है, अब इस पे टैक्स नहीं लगेगा। एंड इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई कौन से होते हैं, जिसपे जीएसटी लगता ही नहीं है, जो जीएसटी के स्कोप के ही बाहर है। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या होता है वो दिया गया है। ठीक है, एग्जाम्पशन जो है, एग्जाम्पशन अंडर जीएसटी में बी प्रोवाइडेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग मैनर। आप किस बेसिस पे, कौन से मैनर से एग्जाम्पशन प्रोवाइड कर सकते हो जीएसटी में। ठीक है, कुछ स्पेसिफाइड एक्टिविटीज पे या कुछ स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस पे एक तो एग्जाम्पशन जो है वो दिया जाएगा, या तो कोई स्पेसिफाइड सप्लायर को गवर्नमेंट बोल देगी कि ये सप्लायर जो है एग्जाम्प्ट है, इसको टैक्स नहीं देना है। कोई स्पेसिफाइड रिसिपिएंट हो सकते हैं जो एग्जाम्प्ट हो सकते हैं टैक्स से, या तो फिर सप्लायर एंड स्पेसिफाइड रिसिपिएंट बोथ दोनों को एग्जाम्प्ट किया जा सकता है। ये चार है, ये चार ABCD, इन चार तरीकों से एग्जाम्पशन जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, अब जो पावर है एग्जाम्पशन ग्रांट करने के लिए, सेक्शन नंबर 11 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में दिया गया है कि किसके पास पावर है और कैसे एग्जाम्पशन दिया जाएगा। where the government is satisfied that it is necessary in public interest for general public के लिए, आम आदमी के लिए, अगर उनके पब्लिक इंटरेस्ट के लिए नेसेसरी है, ऐसा गवर्नमेंट को लगता है, तो वो क्या करेगी, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय अ नोटिफिकेशन, एक नोटिफिकेशन निकालेगी और बोल देगी कि ये स्पेसिफाइड गुड्स, ये स्पेसिफाइड सर्विस, ये स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन जो है आपका एग्जम्प्ट है। किसके थ्रू, थ्रू नोटिफिकेशन। ठीक है, अब गवर्नमेंट जो है एक तो नोटिफिकेशन या फिर अगर इट इज नेसेसरी इन पब्लिक इंटरेस्ट, कोई स्पेशल ऑर्डर के थ्रू भी बोल सकती है। कोई स्पेशल ऑर्डर भी गवर्नमेंट निकाल सकती है और बोल सकती है कि दिस स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन, दिस स्पेसिफाइड सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस विल बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ठीक है, या तो फिर एक तो अपन ने देखा नोटिफिकेशन, एक अपन ने देखा स्पेशल ऑर्डर। इनके अलावा गवर्नमेंट कोई एक्सप्लेनेशन भी ला सकती है रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू नोटिफिकेशन और स्पेशल ऑर्डर। गवर्नमेंट कोई एक्सप्लेनेशन ला सकती है जिस एक्सप्लेनेशन में गवर्नमेंट बोले कि दिस स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विस विल बी एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है आपको कि ये जो एक्सप्लेनेशन ऑफ नोटिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन रिलेटेड टू स्पेशल ऑर्डर, जब भी वो नोटिफिकेशन या जब भी वो स्पेशल ऑर्डर आया था उसके 1 साल के अंदर, विद इन 1 ईयर, गवर्नमेंट एक्सप्लेनेशन उसका दे सकती है। ठीक है, अब मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स, एग्जाम्पशन जो है, एग्जाम्पशन जो आपका है दैट कैन बी होल ऑफ टैक्स और पार्ट ऑफ टैक्स।
ठीक है। पूरा 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 सप्लाई जो है, पूरा गुड्स या पूरा सर्विस जो है, पूरा की पूरा होल कंप्लीटली एग्जाम्प्ट कर सकती है गवर्नमेंट, या फिर बोल सकती है कि पार्ट ऑफ टैक्स जो है वो आपका एग्जाम्प्ट रहेगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। एग्जाम्पशन जो होता है अनकंडीशनल या एब्सोल्यूट होता है, या तो फिर कंडीशनल एग्जाम्पशन होता है। अब इनका क्या मतलब है? जो अनकंडीशनल एग्जाम्पशन है, जिसको एब्सोल्यूट एग्जाम्पशन भी बोलते हैं, ये जो है ये मैंडेटरी है। मतलब गवर्नमेंट ने बोल दिया स्पेसिफाइड गुड्स या सर्विस पे, स्पेसिफाइड गुड्स या सर्विस पे एब्सोल्यूट एग्जाम्पशन अवेलेबल है। मतलब ये जो है ये आपके लिए मैंडेटरी हो गया है, यू हैव टू अवेल दैट एग्जाम्पशन, आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो कंडीशनल एग्जाम्पशन होता है, तो उस केस में गवर्नमेंट क्या बोलती है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ गुड्स और रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ सर्विस। वो कंडीशंस अगर आपकी सेटिस्फाई होती है तो ही आप एग्जाम्पशन अवेल कर सकते हो, वरना आप एग्जाम्पशन अवेल नहीं कर सकते हो। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, पावर नॉट टू रिकवर जीएसटी नॉट लेविड और शॉर्ट लेविड एज अ रिजल्ट ऑफ जनरल प्रैक्टिस। ये इधर क्या है, सपोज कोई जनरल प्रैक्टिस है मार्केट में, मार्केट में एक जनरल प्रैक्टिस है। क्या जनरल प्रैक्टिस है? कि जो सप्लायर है, जो सप्लायर है, वो एक तो शॉर्ट लेवी ऑफ जीएसटी करेगा। शॉर्ट लेवी ऑफ जीएसटी मतलब जीएसटी सपोज 100 रुपए चार्ज करना था, उसने कितना किया, 80 ही किया, कम किया, या तो फिर लेवी किया ही नहीं, पूरा के पूरा 100 रुपए उसने लिया ही नहीं, सप्लायर ने जीएसटी लगाया ही नहीं या फिर कम लगाया। और गवर्नमेंट को ये बात पता चली कि एक स्पेसिफाइड सप्लाई ऑफ गुड्स पे या कोई स्पेसिफिक सप्लाई ऑफ सर्विस है, उसके मार्केट में एक जनरल प्रैक्टिस है। कि क्या जनरल प्रैक्टिस है? कि इस पे जीएसटी लगाया ही नहीं जा रहा है, या तो फिर शॉर्ट लेवी है, शॉर्ट लेवी कर रहा है सप्लायर। तो गवर्नमेंट उस केस में क्या बोल सकती है, मे इशू अ नोटिफिकेशन स्टेटिंग दैट फुल और डिफरेंशियल अमाउंट। फुल मतलब जहां लेवी किया ही नहीं गया तो वहां पूरा की पूरा 100 रुपीज, या फिर डिफरेंशियल अमाउंट मतलब यहाँ पे 20 रुपीज जहां शॉर्ट लेवी किया गया, तो गवर्नमेंट बोलेगी इशू अ नोटिफिकेशन स्टेटिंग फुल और डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ टैक्स that would otherwise be payable shall not be recovered from such supplies। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लाएगी कि ये जनरल प्रैक्टिस है मार्केट में जो फॉलो की जा रही है, जहां जीएसटी आप नहीं ले रहे हो, पूरा नहीं ले रहे हो या ले ही नहीं रहे हो, तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लाएगी कि ठीक है इस पे जीएसटी कलेक्ट नहीं करना है, कंपलसरी नहीं है, आप किए तो भी चलेगा। ठीक है। कौन से गुड्स जो है वो एग्जम्प्ट टैक्स है और कौन सी सर्विसेज की लिस्ट है जो एग्जम्प्ट टैक्स में। जो गुड्स है वो आपके इंटर लेवल पे तो एप्लीकेबल ही नहीं है। ठीक है। कौन सी लिस्ट ऑफ सर्विस है जो एग्जम्प्ट टैक्स से, वो हम देखेंगे वन बाय वन। बहुत लंबी लिस्ट है, अच्छी खासी लंबी लिस्ट है। कौन से रिलेटेड सर्विस, क्या एक्सेप्शंस है, क्या एग्जम्पशंस है, सब देखेंगे। ठीक है। सर्विसेज रिलेटेड टू चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज। जो लोग चैरिटी करते हैं, जो लोग चैरिटी करते हैं, दान, ठीक है, या तो फिर कोई रिलीजियस एक्टिविटीज है, या तो फिर कोई रिलीजियस एक्टिविटी है, अगर इन दोनों में से कोई है, इनसे रिलेटेड जो सर्विसेज है वो गवर्नमेंट बोलती है कि एग्जाम्प्ट है। ठीक है। सर्विसेज बाय एन एंटिटी, कौन दे रहा है सर्विस? बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA और 12AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज। क्या बोल रहे हैं, अगर कोई एंटिटी है, कोई भी एंटिटी क्या चैरिटी करेगी तो उसको एग्जाम्प्ट कर दिया जाएगा क्या? नहीं। जब रजिस्टर्ड एंटिटी है इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन नंबर 12AA और 12AB, वो रजिस्टर्ड एंटिटी अगर कोई चैरिटेबल एक्टिविटी करती है तो वो सर्विस जो देगी, वो एंटिटी जो रजिस्टर्ड है वो जो सर्विस देगी वो एग्जम्प्ट मान ली जाएगी, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है। अब सर्विसेज बाय अ पर्सन बाय वे ऑफ, कौन सी सर्विस एक पर्सन देगा चैरिटेबल एक्टिविटीज रिलेटेड?
तो वो एग्जाम मान ली जाएगी। कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी, फॉर एग्जाम्पल कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी मतलब जो मैरिजेस होते हैं इंडिया में, ठीक है, ये एक रिलीजियस सेरेमनी है। अगर कोई मैरिज कंडक्ट करवा रहा है तो क्या उस पर टैक्स लगेगा? जीएसटी नहीं, वो एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है। उसके अलावा रेंटिंग ऑफ प्रिसिंक्ट्स, renting of precincts of a religious place meant for general public, अगर अगर कोई रिलीजियस प्लेस है, सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई टेम्पल है, कोई मंदिर है, कोई रिलीजियस प्लेस है, उस रिलीजियस प्लेस में सपोज हम एग्जाम्पल के लिए टेम्पल समझते हैं, वो टेम्पल में या वो टेम्पल के आजू बाजू का जो एरिया है जिसको बोलेंगे आप प्रेसिंक्ट, रेंट कर रहे हो आप कोई प्लेस को, किसको? जनरल पब्लिक। कोई टेम्पल के आजू बाजू की जगह या टेम्पल में कोई जगह रेंट पे दी जा रही है जनरल पब्लिक को, कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? जो owned and managed by entity registered as charitable or religious trust under section 12A और AB of Income Tax Act 1961, जो अपन ने ऊपर एंट्री नंबर 1 में देखा, सेम वही जो रजिस्टर्ड एंटिटी है इनकम टैक्स एक्ट में, वो या तो फिर कोई ट्रस्ट या कोई इंस्टीट्यूशन जो इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड है एज चैरिटेबल ट्रस्ट, या फिर कोई बॉडी या कोई अथॉरिटी जो कि इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 1023 बीपी ए, ठीक है। अगर ये इन तीनों में से कोई अगर क्या कर रहा है, रेंटिंग ऑफ प्रिसिंक्ट्स की सर्विस दे रहा है जनरल पब्लिक को, इन तीनों में से कोई, तो वो सर्विस एग्जम्प्ट मान ली जाएगी, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुछ पार्ट है वो देखते हैं। देखो, however nothing contained in entry B of this exemption, एंट्री बी जो है ये इसके एक्सेप्शंस है, इसके एक्सेप्शंस है। क्या एक्सेप्शंस है? अगर आप कोई रूम प्रोवाइड कर रहे हो रेंट पे जिसके चार्जेस 1000 और मोर पर डे है, जिसके जो चार्जेस है वो 1000 रुपीज और मोर पर डे है, तो उस पर टैक्स लगेगा, वो एग्जाम नहीं है। सिमिलरली अगर कोई आप बड़े बड़े जो हॉल्स है, कल्याण मंडपम होते हैं, ओपन एरिया है, या कोई प्रीमाइसेस है जो आप रेंट पे दे रहे हो और उसका रेंट 10,000 और मोर रुपीज पर डे है, तो वो सर्विस एग्जाम नहीं है, उस पर टैक्स लगेगा। अगेन, अगर आप कोई रेंटिंग ऑफ शॉप्स और अदर स्पेसेस फॉर बिजनेस और कॉमर्स वेयर चार्जेस आर 10,000 और मोर पर मंथ है, तो उस पर टैक्स लगेगा। जो मंदिर के बाहर हम देखते हैं शॉप्स होती है जो पूजा का सामान बेचते हैं, प्रसाद बेचते हैं, जो वो सब सामान बेचते हैं, अगर अगर कोई रजिस्टर्ड चैरिटेबल एंटिटी है जिन्होंने उन लोगों को वो शॉप जो है रेंट पे दिया है, क्यों? फॉर व्हाट? फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और कॉमर्स, ठीक है। वो लोग जो शॉप्स खोल के बैठते हैं उनका वो धंधा है, बिजनेस करने के लिए उनको वो रेंट पे दी गई है। और अगर वो जो शॉप है वो जो बिजनेस करने के लिए रेंट पे दिया गया है, अगर उसका रेंट चार्जेस 10,000 रुपीज और मोर पर मंथ है, तो वो सर्विस आपकी टैक्सेबल रहेगी। मैं फिर से बता दूं, रेंटिंग ऑफ रूम्स और रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस या बड़े बड़े ओपन एरिया हॉल्स जो है, वहां जो है 1000 और मोर पर डे है, 10,000 और मोर पर डे है, लेकिन जो शॉप्स है, जो बिजनेस वाला है, वहां 10,000 और मोर पर मंथ है। आपको ये याद रखना पड़ेगा, दिस इज पर डे, दिस इज पर डे, बट दिस इज पर मंथ। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अगर कोई specified organization है in respect of religious pilgrimage provided by specified organization facilitated by government of India under bilateral arrangement, कोई अगर आपको रिलीजियस पिलग्रिमेज करवा रहा है, इसका क्या मतलब है? कोई रिलीजियस यात्रा करवा रहा है। कौन करवा रहा है? जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया गया है कोई ऑर्गेनाइजेशंस को, वो ऑर्गेनाइजेशंस अगर आपको रिलीजियस पिलग्रिमेज करवा रही है, कहाँ पे? कहाँ पे? एक तो है आपका कैलाश मानसरोवर, एक तो है आपका कैलाश मानसरोवर और दूसरा है आपका मेक्का। क्या बोलते हैं? एक ये कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड
KMVN, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया गया है, अगर KMVN आपको कैलाश मानसरोवर की यात्रा करवा रही है तो उनकी दी गई सर्विस एग्जम्प्ट है। सेकंड, हज कमिटी ऑफ इंडिया या फिर स्टेट हज कमेटी, जो हज कमेटी है वो आपको मक्का की अगर यात्रा करवा रही है, पिलग्रिमेज करवा रही है, रिलीजियस पिलग्रिमेज, तो वो सर्विस एग्जम्प्ट है। इनके अलावा कोई भी, सपोज मैं एबी एबी आपको बोले कि मैं आपको पिलग्रिमेज, रिलीजियस पिलग्रिमेज, एक रिलीजियस यात्रा करवा रही हूँ, कहाँ करवा रही हूँ, चार धाम यात्रा करवा रही हूँ मैं लोगों को, तो मेरी सर्विस एग्जम्प्ट है? नहीं, मेरी सर्विस पे टैक्स लगाया जाएगा। सिर्फ जो कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड और हज कमेटी, ये दोनों जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कहा कैलाश मानसरोवर के पिलग्रिमेज के लिए और मक्का के पिलग्रिमेज के लिए, सिर्फ दिस ओनली दिस इज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, इस पे टैक्स नहीं लगेगा। अगर सपोज सर्विस बाय वे ऑफ ट्रेनिंग और कोचिंग, अगर कोई ट्रेनिंग दे रहा है, कोई कोचिंग दे रहा है, किससे रिलेटेड, कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है रिलेटेड टू आर्ट और कल्चर बाय इंडिविजुअल और स्पोर्ट्स बाय चैरिटेबल एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 1288 12AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। क्या बोल रहे हैं, अगर कोई ट्रेनिंग या कोई कोचिंग करवा रहा है, कहा कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी है रिलेटेड टू आर्ट और रिलेटेड टू कल्चर, कौन दे रहा है, कोई इंडिविजुअल। अगर कोई इंडिविजुअल ट्रेनिंग कोचिंग दे रहा है रिलेटेड टू आर्ट और रिलेटेड टू कल्चर, तो वो सर्विस एग्जाम मानी जाएगी, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। सेकेंड, अगर कोई ट्रेनिंग या कोचिंग दे रहा है स्पोर्ट्स में अगर कोई चैरिटेबल एंटिटी है जो ट्रेनिंग या कोचिंग दे रही है, वो सर्विस एग्जम्प्ट मान ली जाएगी। चैरिटेबल एंटिटी रजिस्टर्ड रहनी चाहिए इनकम टैक्स एक्ट में, अनरजिस्टर्ड एंटिटी अगर दी सर्विस तो वो टैक्सेबल रहेगी, एग्जम्प्ट नहीं रहेगी। ठीक है, अब जो हमने देखा एग्जम्पशंस रिलेटेड टू चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटी, इससे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या इंपॉर्टेंट कुछ क्लैरिफिकेशन है, वो हम देखेंगे। चैरिटेबल एक्टिविटी का क्या मतलब है, ये जो 1 2 3 4 ये जो चार चीजें हैं, सिर्फ ये चार चीजें ही जीएसटी लॉ में चैरिटेबल एक्टिविटी मानी गई है। इनके अलावा अगर आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड करोगे तो वो चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं मानी जाएगी। क्या क्या, फर्स्ट हम देखेंगे पब्लिक हेल्थ बाय वे ऑफ केयर या काउंसलिंग, किसकी आप केयर कर रहे हो, किसकी काउंसलिंग कर रहे हो। फर्स्ट, टर्मिनली इल पर्सन और पर्सन विथ सीवियर फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी, कोई टर्मिनली इल है या कोई किसी को सीवियर कोई फिजिकल या कोई मेंटल डिसेबिलिटी है और अगर आप उनकी केयर कर रहे हो या उनको काउंसलिंग दे रहे हो तो वो सर्विस चैरिटेबल एक्टिविटी मानी जाएगी। सेकेंड, पर्सन अफेक्टेड विथ एचआईवी एड्स, ये अगर एचआईवी एड्स जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां है, इनसे रिलेटेड अगर किसी की आप केयर कर रहे हो या किसी को काउंसलिंग दे रहे हो तो वो सर्विस चैरिटेबल एक्टिविटी मानी जाएगी और एग्जाम्प्ट रहेगी। ठीक है, अगर कोई डिपेंडेंस फॉर्मिंग सब्सटेंस पे सच एज नार्कोटिक ड्रग्स और अल्कोहल, जो लोग कुछ ड्रग्स लेते हैं या कोई अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, ये लोग उन ड्रग्स पे अल्कोहल पे डिपेंड हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप कोई डिपेंडेंट है इन ड्रग्स पे या अल्कोहल पे, उनको अगर आप केयर कर रहे हो उनकी या उनको काउंसलिंग सर्विस दे रहे हो तो वो सर्विस एग्जम्प्ट मानी जाएगी, वो सर्विस चैरिटेबल एक्टिविटी में इंक्लूड होगी। ठीक है, सेकेंड, पब्लिक अवेयरनेस ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ फैमिली प्लानिंग या फिर प्रिवेंशन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन, अगर आप पब्लिक को अवेयर कर रहे हो किस किस रिलेटेड, प्रिवेंशन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन जैसी जो बड़ी बीमारी है उससे रिलेटेड प्रिवेंट करने के लिए आप अगर अवेयरनेस फैला रहे हो या फैमिली प्लानिंग रिलेटेड आप लोगों को अवेयर कर रहे हो तो आपकी जो सर्विस है वो चैरिटेबल एक्टिविटी मानी जाएगी और पब्लिक हेल्थ में और वो एग्जम्प्ट रहेगी। ठीक है, सेकेंड, एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन स्पिरिचुअलिटी और योगा, एडवांसमेंट मतलब बढ़ावा, आप अगर एडवांसमेंट कर रहे हो किसका, कोई रिलीजन का, कोई योगा का या कोई स्पिरिचुअलिटी का, अगर आप ये कर रहे हो तो आपकी सर्विस जो है एग्जाम मानी जाएगी, टैक्सेबल नहीं रहेगी, ये चैरिटेबल एक्टिविटी मान ली जाएगी। थर्ड,
एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स और स्किल डेवलपमेंट। अगर आप कोई एजुकेशनल प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हो या कोई स्किल डेवलप कर रहे हो, किसकी किसकी रिलेटिंग टू अबंडेंट, ऑर्फन और होमलेस चिल्ड्रन। जो अबंडेंट है या जो ऑर्फन है, मतलब जो इसमें रहते हैं, अनाथ आश्रम में जो रहते हैं, या जो होमलेस है जिनका कोई घर नहीं है, ऐसे बच्चों का, ऐसे चिल्ड्रन का अगर आप किसी को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो या उनकी स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपकी सर्विस एग्जाम्प्ट है, चैरिटेबल एक्टिविटी मान ली जाएगी। सेकेंड, अगर आप किसी को एजुकेशन दे रहे हो, किसी की स्किल डेवलपमेंट कर रहे हो, किसकी किसकी जो मेंटली या फिजिकली अब्यूज्ड है या कोई ट्रॉमेटाइज्ड पर्सन है, किसी को कुछ ट्रॉमा है, कोई मेंटली फिजिकली अब्यूज्ड पर्सन है, उसको तो आपकी सर्विस एग्जाम्प्ट मान ली जाएगी। ठीक है। जो प्रिजनर्स है, जो जेल के अंदर है, उन लोगों को आप एजुकेशन दे रहे हो, स्किल डेवलपमेंट कर रहे हो, तो आपकी सर्विस चैरिटेबल एक्टिविटी मानी जाएगी एंड एग्जाम्प्ट रहेगी। और अगर कोई 65 ईयर्स से ज्यादा वाला पर्सन है, मतलब सीनियर सिटीजन, कहा रूरल एरिया में, रूरल एरिया में कोई 65 ईयर्स से ज्यादा वाला है, उसको आप एजुकेशन दे रहे हो, स्किल प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपकी सर्विस एग्जाम मानी जाएगी, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। और लास्ट, प्रिवेंशन ऑफ एनवायरमेंट इंक्लूडिंग वाटरशेड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अगर आप एनवायरमेंट को प्रिवेंट कर रहे हो, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज चैरिटेबल एक्टिविटी, और वो सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज आपकी जो है एग्जाम मानी जाएगी, इन पे टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है। अब कोई अगर हॉस्टल अकोमोडेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कौन? ट्रस्ट टू स्टूडेंट्स डू नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटी। कोई ट्रस्ट अगर स्टूडेंट्स को हॉस्टल दे रहा है रहने के लिए, वो चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं है, तो वो एग्जाम नहीं है, उसको टैक्स लगेगा। ठीक है। अगर कोई लॉजिंग एंड बोर्डिंग सर्विस दे रहा है, रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स और ग्रांट्स वेयर फीस चार्ज इंक्लूड्स cost of lodging and boarding shall be exempt as long as primary and predominant activity, objective and purpose of such program or camps is advancement of religion, spirituality और योगा। अगर मैं कोई प्रोग्राम कंडक्ट कर रही हूँ, कोई कैंप कंडक्ट कर रही हूँ, जिसका मेन मोटिव, मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, योगा, इनका एडवांसमेंट करना है, और जो कैंप में लोग आ रहे हैं, उन कैंप के लोगों से मैं जो फीस चार्ज करूंगी, उस फीस में अगर रहने का लॉजिंग जो है वो अगर इंक्लूडेड है, तो वो सर्विस भी आपकी एग्जाम मान ली जाएगी, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है। अगर आप कोई चैरिटेबल ट्रस्ट को, एक तो होता है चैरिटेबल ट्रस्ट आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, अगर मैं किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, तो क्या वो एग्जाम है? नहीं, उस पे टैक्स लगेगा, उस पे टैक्स लगेगा। ठीक है। दिस फिनिशेस आवर चैरिटेबल रिलेटेड एक्टिविटीज। अब हम देखेंगे एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज कौन सी एग्जाम होती है। ठीक है। अगर आप लोडिंग कर रहे हो, अनलोडिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, किसका किसका राइस का, किसका? राइस का लोडिंग, अनलोडिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, वेयर हाउस इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। अब मैडम सिर्फ राइस को ही इंक्लूड कर दिया गया, बाकी का क्या, बाकियों का क्या? तो देखो नीचे इंक्लूड किया गया है, मैं आपको बताऊं। हाँ, ये देखो, लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, किसका? बाकी सारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का। ऊपर जो है एंट्री नंबर 24 में सिर्फ राइस को इंक्लूड किया गया, लेकिन एंट्री नंबर 54 जो है, वहां पे बाकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का भी लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग इंक्लूड किया गया है। तो आप कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या कोई राइस जो है, उनका उनका ये कर रहे हो, लोडिंग, अनलोडिंग, स्टोरेज, पैकेजिंग, वेयर हाउसिंग, तो वो सर्विस एग्जम्प्ट मान ली जाएगी, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट वी विल सी सर्विस बाय वे ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, उसको आप वेयर हाउसिंग सर्विसेज कर रहे हो, तो आपकी सर्विस एग्जम्प्ट है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है। स्टोरेज या फिर वेयर हाउस, देखो यहाँ पे सिर्फ स्टोरेज और वेयर हाउस है, लोडिंग, अनलोडिंग, पैकेजिंग ये इंक्लूड नहीं किया गया है। किसका स्टोरेज और वेयर हाउस? सीरियल्स का, पल्सेस का, जो दाल है, या जो फल फ्रूट है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है, सीरियल, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स का आप स्टोरेज या वेयर हाउसिंग कर रहे हो,
तो आपकी सर्विस एग्जम्प्ट है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है। अगर अगर कोई कल्टीवेशन प्लांट ऑफ प्लांट्स है या फिर आप रेयरिंग ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस except rearing of horses for food, fiber, fuel, raw material and other similar products. Food, fiber, fuel, raw material and other similar products. इनसे रिलेटेड अगर आप कोई प्लांट्स कल्टीवेट कर रहे हो या फिर जो एनिमल्स है उनको आप रेयरिंग कर रहे हो, एक्सेप्ट रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस, हॉर्सेस को हटाया गया है। आप देखोगे नीचे हॉर्सेस को हर जगह से हटाया गया है। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा ये। अगर एक्सेप्ट रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस एंड कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, अगर आप किससे रिलेटेड, फॉर फूड, फॉर फ्यूल, फॉर फाइबर, फॉर रॉ मटेरियल एंड अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स, अगर आप कोई सर्विस कर रहे हो तो आपकी जो सर्विस है वो एग्जाम मान ली जाएगी, फ्लेक्सिबल नहीं रहेगी। बाय वे ऑफ एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ एनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, प्लांट प्रोटेक्शन और टेस्टिंग। अगर अगर आप कोई कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स कर रहे हो या रेयरिंग ऑफ एनिमल्स कर रहे हो, by way of what, by way of agriculture operations which is directly related to production of any agriculture produce। मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने के लिए, कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने के लिए अगर कोई एक्टिविटी मुझे करनी पड़ रही है तो वो एक्सेप्ट है। ठीक है। अगर मैं कोई फार्म लेबर में किसान, कोई फार्म लेबर मैं सप्लाई कर रही हूँ तो मेरी सर्विस एग्जम्प्ट है। ठीक है। अगर मैं कोई प्रोसेस कैरी कर रही हूँ एग्रीकल्चर फार्म पे, खेत पे अगर मैं कोई प्रोसेस कर रही हूँ, वो प्रोसेस जो है वो सर्विस जो है वो एग्जम्प्ट है। कैसी प्रोसेसेस हो सकती है, टेंडिंग, प्रूनिंग, कटिंग, हार्वेस्टिंग या फिर क्लीनिंग, या फिर आप जो सॉर्ट करते हो, ग्रेडिंग करते हो, कूलिंग करते हो किसी प्रोडक्ट का, या ड्राई करते हो किसी प्रोडक्ट को, ड्राइंग, ये सारी जो सर्विसेज है ये सर्विसेज एग्जाम्प्ट है। ठीक है। अगर आप रेंट कर रहे हो और या फिर लीज पे दे रहे हो कोई एग्रो मशीनरी और वैकेंट लैंड विथ और विदाउट स्ट्रक्चर इंसिडेंटल टू इट्स यूज। ठीक है। क्या बोल रहे हैं ये, अगर मैंने आपको कोई एग्रीकल्चर रिलेटेड मशीनरी, एग्रो मशीनरी रेंट पे दी या लीज पे दी, या फिर कोई लैंड मैंने आपको रेंट पे दी, किस चीज के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, तो वो जो सर्विस, वो जो मैंने आपको रेंटिंग सर्विस दी वो एग्जम्प्ट है, उस पे टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अगेन, जो ग्रीन टी लीव है, जो ग्रीन टी लीव है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। अपन ने क्या देखा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है उस पे टैक्स नहीं लगता, आपकी जो सर्विस है वो एग्जम्प्ट है। ठीक है। हमने ये देखा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि जो सपोज जो ग्रीन टी लीव है, जो चाय पत्ती है, वो जो लीव है, पत्ता होता है, पेड़ का जो पत्ता होता है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, ना कि जो प्रोसेस टी या कॉफी, जो हम हमारे घर में चाय पत्ती या कॉफी यूज करते हैं, दैट इज नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। जो ग्रीन टी लीव है, जो पत्ता है, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस माना जाता है। ठीक है। जैगरी जो है, जैगरी गुड़, जैगरी इज नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। शुगर केन जो होता है, शुगर केन जो होता है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आपका माना जाएगा, ना कि जैगरी। ठीक है। पल्सेस, दाल, पल्सेस जो है वो आपके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, लेकिन हाउएवर होल पल्स ग्रेन्स, जो होल पल्स ग्रेन्स होते हैं सच एज होल ग्राम्स या फिर जो राजमा है एक्सेट्रा, ऐसे जो प्रोडक्ट्स है ये जो है ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस माने जाएंगे, ना कि पल्सेस। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। दिस आर इम्पोर्टेंट। ठीक है। अब कोई अगर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस दे रहा है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस क्या होता है, मैं अगर कोई साइंटिफिक रिसर्च कर रही हूँ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, या तो फिर मैं कोई नॉलेज दे रही हूँ किसी रिलेटेड टू एग्रीकल्चर किसी को, उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस। ये सर्विसेज एग्जम्प्ट है, इस पे टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है। अगर कोई एपीएमसी कमिटी, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी होती है, ये लोग जो सर्विसेज देते हैं वो सर्विसेज एग्जम्प्ट होती है। और जो कमीशन एजेंट होते हैं, जो सेल या परचेस करते हैं किसका, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, क्या करते हैं ये लोग, किसान से जो है, ये लोग किसान से
एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लेंगे एंड बेचेंगे। ये लोग हो गए कमीशन एजेंट। ये इनकी जो सर्विसेज होती है वो भी एग्जाम मान ली जाती है, ठीक है। लेकिन हाउएवर एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय सच बॉडीज, कौन सी बॉडीज? एपीएमसी, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी है, which is not directly related to cultivation of plants and rearing of all forms of animals except rearing of horses for food, fiber, fuel, raw material and other similar products or agriculture produce will be liable to tax. Example, renting of shops, other property for commercial purpose। क्या बोल रहे हैं? ये जो एपीएमसी है, एपीएमसी या कमीशन एजेंट जो होते हैं, इनकी जो सर्विस है अगर डायरेक्टली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, डायरेक्टली रिलेटेड टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स या फिर रेयरिंग ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट हॉर्सेस फॉर फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल एंड अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स, आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर इनसे रिलेटेड है तो एग्जाम्पल, इनके अलावा अगर कोई एपीएमसी कमेटी सपोज किसी को शॉप रेंट पे दे दी, तो क्या ये सर्विस एपीएमसी की एग्जाम्प्ट है? नहीं, क्योंकि ये कोई एग्रीकल्चर रिलेटेड नहीं है। मेरे को अगर एपीएमसी कमेटी ने एक शॉप रेंट पे दे दी तो एपीएमसी कमेटी की ये वाली सर्विस जो रेंटिंग की है ये टैक्सेबल है, इस पे जीएसटी लगेगा, ठीक है। अगर 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 कोई मैं इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस कर रही हूँ सच एज जॉब वर्क इन रिलेशन टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रेयरिंग ऑफ all life forms of animals except horses for food, fiber, fuel, other similar product और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, अगर मैं कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस, इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है? सपोज मैंने कोई कल्टीवेशन किया है प्लांट्स का या जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उसको मुझे कुछ एक बीच में प्रोसेस करनी पड़ेगी। वो प्रोसेस करने के बाद ही ये जो है प्राइमरी मार्केट में सेलेबल रहेगा। जो प्रोसेस मैंने किया वो प्रोसेस करने के बाद ही वो प्राइमरी मार्केट में सेलेबल रहेगा वो प्रोड्यूस, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस। तो ये जो सर्विस है इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस की, दिस इज एग्जाम, ठीक है। लेकिन अगेन इंपॉर्टेंट, माइलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस इज नॉट अ इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस, it also changes its essential characteristics. Therefore, miling of paddy into rice cannot be considered as intermediate production process. Hence, it is clarified that miling of paddy into rice is not eligible for exemption under NT number 55. क्या है? जो इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस होते हैं ये इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की है, जो प्राइमरी जो इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर वो चेंज हो रही है तो आप उसको इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं मान सकते हो, ठीक है। अगर वो चेंज हो रही है, जो आप माइलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस होता है, जो माइलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस है, दिस इज नॉट एन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस और ये सर्विस टैक्सेबल है, ये याद रखना पड़ेगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अगर कोई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइव स्टॉक अदर देन हॉर्सेस, फिर घोड़ों को हटा दिया, हॉर्सेस के अलावा अगर कोई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर रहा है, सॉरी, लाइव स्टॉक्स का, तो आपकी जो सर्विस है वो एग्जाम्प्ट है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अगेन इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का क्या मीनिंग है वो दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, देखो अपन देखते हैं। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मीन्स एनी प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स and rearing of all life forms of animals except horses for food, fiber, fuel, raw material, other similar product on which either no further processing is done, कोई प्रोसेसिंग उस पर नहीं की गई है तो ही वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस माना जाएगा, या फिर सच प्रोसेसिंग इज डन which is usually done by cultivator or producer which does not alter essential characteristics but makes it marketable for primary market। ये हमने यहाँ पे ऊपर देखा। क्या है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस? कोई भी कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स या rearing of all forms of animals except horses for food, fiber, fuel, raw material and other similar product। जहां पे आप उस पे कोई फर्दर प्रोसेसिंग नहीं कर रहे हो या फिर ऐसी कोई प्रोसेसिंग कर रहे हो जो उसका एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं करता है बल्कि उसको मार्केट में, प्राइमरी मार्केट में सेलेबल बनाता है,
ऐसी जो सर्विस ये सारा जो है दिस मीन्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक है, इम्पॉर्टेंट अपन नेक्स्ट देखेंगे एजुकेशनल रिलेटेड सर्विसेज। important for exam perspective, services by education institution and services given to educational institution अपन दोनों देखेंगे। देखने से पहले एक आपको समझना पड़ेगा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में क्या क्या आता है। जो ये 1 2 3 4 ये 4 ही चीजें हैं जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मानी जाएगी। इनके अलावा कोई भी चीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जीएसटी लॉ में एग्जाम्पशन देने के लिए नहीं है। ठीक है, प्री स्कूल एजुकेशन एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो, डजेंट मैटर। अगर पब्लिक, प्राइवेट या इंटरनेशनल, प्री स्कूल एजुकेशन एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल ये आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना जाएगा। सेकेंड, एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग अ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन लॉ। इंडियन लॉ ने अगर कोई क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज किया है और कोई इंस्टीट्यूशन वो क्वालिफिकेशन दे रहा है तो वो इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मान लिया जाएगा। ठीक है, एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स, अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स जो होता है, ठीक है, वो अगर दे रहा है कोई सर्विस, दैट विल बी पार्ट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। या फिर इनके अलावा कोई सेंट्रल या स्टेट एजुकेशन बोर्ड से, कोई भी सेंट्रल या स्टेट एजुकेशन बोर्ड से फॉर लिमिटेड पर्पस बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। ये जो सेंट्रल बोर्ड या स्टेट बोर्ड है जो एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं फॉर दिस लिमिटेड पर्पस, सिर्फ एग्जाम्स कंडक्ट करने के लिए, इनको जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मान लिया जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 ये 4 ही सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मानी जाएगी, इनके अलावा कोई भी नहीं। ठीक है, अब देखते हैं एंट्री नंबर 66, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। किसको देगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सर्विस? खुद के स्टूडेंट्स को या खुद के फैकल्टी को या खुद के स्टाफ को। SFS, स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ, इन तीनों के अलावा अगर कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन किसी को सर्विस प्रोवाइड करेगा तो वो एग्जाम नहीं रहेगी, उस पर टैक्स लगेगा। सिर्फ खुद के स्टूडेंट्स, खुद की फैकल्टीज, खुद के स्टाफ, इन तीनों को अगर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सर्विस प्रोवाइड करता है दैट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, उस पर टैक्स नहीं लगता है। क्या सर्विस? कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी कंसिडरेशन लेके अगर कोई कंडक्ट करवा रहा है एग्जामिनेशन अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फी, वो सर्विस जो है एग्जाम्प्ट रहेगी। ठीक है, any service provided to any person other than student, faculty, staff by educational institution then it is taxable. Okay, एग्जाम्पल किस चीज के, कब टैक्सेबल रहेंगे उसके एग्जाम्पल। ऑडिटोरियम है, कोई स्कूल का बड़ा सा ऑडिटोरियम है, उसने किसी सेमिनार के लिए वो ऑडिटोरियम रेंट पे किसी को दिया यूज करने के लिए, क्या वो एग्जाम्प्ट है? नहीं, टैक्सेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि कोई खुद का स्टूडेंट, खुद की फैकल्टी या खुद के स्टाफ के लिए नहीं दिया गया है। प्लेसमेंट सर्विसेज टू कॉर्पोरेट, जो कॉर्पोरेट वाले होते हैं इनकी प्लेसमेंट सर्विस अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, किसको? कॉर्पोरेट को, टैक्सेबल। ठीक है, कोई फ्रेंचाइजी फीस टू वेरियस फ्रेंचाइजीज, अगर फ्रेंचाइजी फीस दे रहा है कोई वेरियस फ्रेंचाइजीज को, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, देन सच सर्विसेज टैक्सेबल एंड नॉट एग्जाम। सिर्फ खुद के स्टूडेंट, खुद की फैकल्टी, खुद के स्टाफ को जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है सिर्फ उतनी ही सर्विस एग्जाम मानी जाएगी, ना बाकी सारी नहीं। ठीक है, पानी पीना चाहिए, आप लोग भी ध्यान रखो, खुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए। ठीक है, अब अपन ने पहले यहाँ देख लिया कि बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो सर्विस प्रोवाइड किया तो कब एग्जाम रहेंगी। अब हम देखेंगे टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अगर मैंने मैंने एबी ने अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सर्विस प्रोवाइड की तो क्या वो एग्जाम रहेगी या वो टैक्सेबल रहेगी? देखो,
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स, फैकल्टी, स्टाफ। स्कूल बसेस होती है, हम लोग देखते हैं जिसमें वो स्टूडेंट्स को घर से स्कूल तक, स्कूल से घर तक छोड़ते हैं, ठीक है। अगर कोई ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहा है किसको किसको किसको, स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ, तो वो सर्विस एग्जम्प्ट है, ठीक है। अगर कोई कैटरिंग सर्विस दे रहा है, कोई स्कूल में कैटरिंग सर्विस इंक्लूडेड है, अगर कोई कैटरिंग सर्विसेज दे रहा है तो वो सर्विस एग्जम्प्ट है, ठीक है। इसमें ये जो मिड डे मील स्कीम होती है जो गवर्नमेंट देती है स्कूल्स में, वो भी इंक्लूडेड है, ठीक है। अगर कोई सिक्योरिटी, क्लीनिंग या हाउसकीपिंग सर्विस दे रहा है विच इज परफॉर्म्ड इन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई बाहर का इंसान कोई सिक्योरिटी, कोई हाउसकीपिंग या कोई क्लीनिंग सर्विस दे रहा है, दैट सर्विस विल बी एग्जाम, ठीक है। सर्विसेज रिलेटिंग टू एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय सच इंस्टीट्यूशन, अगर कोई 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 किसी एडमिशन लेने के लिए कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या तो फिर कोई एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वो सर्विस एग्जाम मानी जाएगी। सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स और पीरियोडिकल्स, अगर कोई ऑनलाइन जर्नल्स जो एजुकेशनल, ये याद रखो यहाँ पे सिर्फ एजुकेशनल, कोई भी जर्नल या पीरियोडिकल कोई सप्लाई करा तो वो एग्जाम नहीं रहेगा। एजुकेशनल जर्नल्स या पीरियोडिकल्स अगर कोई सप्लाई कर रहा है, दैट सर्विस इज एग्जाम। अब अगेन इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, जो सब आइटम नंबर 1, सब आइटम नंबर 2 और सब आइटम नंबर 3 है, कौन सी, ट्रांसपोर्ट सर्विस, कैटरिंग सर्विसेज और सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग, क्लीनिंग सर्विस, ये जो 3 सर्विसेज है, दीज आर ओनली एप्लीकेबल टू इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट। अपन ने यहाँ क्या देखा, ये जो एजुकेशन, प्री स्कूल एजुकेशन और हायर सेकेंडरी एजुकेशन, सिर्फ ये वाला जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, सिर्फ इनको ही ये सर्विस एग्जाम्प्ट है। अगर मैंने कोई प्री स्कूल एजुकेशन है या कोई हायर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन है, उनमें अगर ये 1 2 3 ट्रांसपोर्ट, कैटरिंग, क्लीनिंग, सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग, ये 3 में से अगर कोई सर्विस मैं इनको प्रोवाइड कर रही हूँ तो मेरी सर्विस एग्जाम्प्ट है। अगर मैं कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, सपोज कोई इंस्टीट्यूशन है जो रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन लॉ, कोई कोर्स है, वो क्वालिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है, अगर मैंने उनको ट्रांसपोर्ट, कैटरिंग और सिक्योरिटी सर्विस दी तो क्या वो एग्जाम्प्ट है? नहीं, वो टैक्सेबल रहेगी। सिमिलरली व्हाट, ये जो फिफ्थ है, क्या, ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स और पीरियोडिकल्स, ये जो फिफ्थ पॉइंट है, ये सिर्फ वो इंस्टीट्यूशन जो एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स, सिर्फ इनको जो सर्विस है, अगर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो सर्विस दे रहा है रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन लॉ, अगर उनको कोई एजुकेशनल जर्नल्स या पीरियोडिकल्स सप्लाई कर रहा है तो वो सर्विस एग्जाम्प्ट है, ठीक है, बाकियों के लिए नहीं। क्या है देखो, इधर मस्त शॉर्ट में समरी है। अगर कोई डिग्री कोर्सेस है बाय कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस, क्या ये क्लॉज नंबर 2 में है? यस है। दीज आर कोर्सेज लीड टू ग्रांट ऑफ क्वालिफिकेशन विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। लेकिन अगर ट्रेनिंग गिवन बाय प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशन, जैसे मैं प्राइवेट आपको पढ़ा रही हूँ, तो क्या मेरी सर्विस जो आपको दी गई है वो एग्जाम्प्ट है? नहीं, क्योंकि दिस डज नॉट लीड टू ग्रांट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन। Education as a part of prescribed curriculum for obtaining qualification recognized by law of a foreign country, सिर्फ जो इंडियन लॉ में रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन है वो एग्जाम्प्ट है, उसको ही एजुकेशन इंस्टीट्यूशन माना जाएगा। फॉरेन कंट्री वाला नहीं, ओनली कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन लॉ इज कवर्ड हियरिंग, ठीक है। ये समझा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो 1 2 3
ट्रांसपोर्ट, कैटरिंग, सिक्योरिटी, ये वाली सर्विस आप अगर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, प्री स्कूल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या हायर सेकेंडरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, इनको दे रहे हो तो ही एग्जाम्प्ट है। इनके अलावा किसी को दोगे तो एग्जाम नहीं है। और जो फिफ्थ पॉइंट है, कौन सा, जो एजुकेशनल जर्नल्स या एजुकेशनल पीरियोडिकल्स आप अगर सप्लाई कर रहे हो, किसको किसको किसको, कोई इंस्टीट्यूशन जो कि रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन लॉ का क्वालिफिकेशन दे रहा है, तो वो एग्जाम्प्ट है। इनके अलावा अगर आप कोई स्कूल में कोई जर्नल्स वगैरह दोगे तो क्या वो एग्जाम्प्ट है? नहीं, फिर वो टैक्सेबल रहेगा। ठीक है, ये दिस इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कीप इन माइंड दिस। अगर कोई एफिलिएशन सर्विस दे रहा है प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल और स्टेट एजुकेशनल बोर्ड और काउंसिल और एनी अदर सिमिलर बॉडी टू स्कूल एस्टेब्लिश्ड, ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। क्या अगर 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 कोई गवर्नमेंट स्कूल है, कोई गवर्नमेंट स्कूल है, वहां पे गवर्नमेंट ही एफिलिएशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो वो सर्विस आपकी एग्जम्प्ट मान ली जाएगी। कोई गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट स्कूल में उनके ही एफिलिएशन सर्विस दे रही है, तो वो सर्विसेज आपकी एग्जम्प्ट है। लेकिन 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 अगर आप कोई सर्विसेज, एफिलिएशन सर्विसेज है प्राइवेट स्कूल्स को दी जा रही है, हमने देखा गवर्नमेंट स्कूल को दी जा रही है तो एग्जम्प्ट है, अगर प्राइवेट स्कूल को दी जा रही है तो वो नॉट एग्जम्प्ट, इट विल बी टैक्सेबल। अगर कोई यूनिवर्सिटीज है, बाय यूनिवर्सिटीज टू कॉलेजेस, कोई यूनिवर्सिटी एफिलिएशन सर्विस दे रही है उनके कॉलेजेस में, तो क्या वो सर्विस एग्जम्प्ट है? नहीं, उस पे टैक्स लगेगा। ठीक है, अब हमने देखा था इधर कि कोई अगर अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स है, अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स जो है वो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का पार्ट बनता है, वो आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना जाता है। तो अप्रूव वोकेशनल एजुकेशन कोर्स का मीनिंग क्या है वो देखते हैं। ठीक है, अगर कोई कोर्स है जो एक कोई आईटीआई या आईटीसी है एफिलेटेड टू नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, शॉर्ट फॉर्म एनसीवीटी, और स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग ऑफरिंग कोर्सेज इन डेजिग्नेटेड ट्रेड्स, ये जो एनसीवीटी है या जो एससीवीटी होते हैं, ये अगर कोई डेजिग्नेशन ट्रेड्स में जो है कोर्सेज इनके जो है ऑफर करते हैं, तो ये जो है अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स का पार्ट बनेंगे। सेकंड 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 क्या है? कोई मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स है जो कि अप्रूव्ड बाय दिस एनसीवीटी, रन बाय पर्सन रजिस्टर्ड विथ डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये जो मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्सेस होते हैं, ये भी आपका अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स का पार्ट बनेगा। ठीक है, अब जो प्राइवेट आईटीआईज होते हैं, प्राइवेट आईटीआईज जो होते हैं, अगर प्राइवेट आईटीआईज क्वालिफाई एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन if educational provided by this ITI is proved as vocational education course as defined above, अगर अगर इसमें या इसमें प्राइवेट आईटीआई का जो क्वालिफिकेशन है वो इसमें या इसमें वन या टू में इंक्लूड हो रहा है तो ही एग्जाम्प्ट है, अदरवाइज इट विल बी टैक्सेबल। ठीक है, accordingly, services provided by private ITI only in respect of designated trades notified under Apprentices Act are exempt from GST, otherwise they are taxable. ठीक है, गवर्नमेंट आईटीआई जो है, अगर गवर्नमेंट आईटीआई सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो वो अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स माना ही जाएगा एंड इट विल बी एग्जाम्प्ट, नॉट टैक्सेबल। ठीक है, अगर कोई अनरिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि जो प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स होते हैं, अगर वो कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एजुकेशन रिलेटेड, तो उनपे जो जीएसटी है लगेगा, उनके लिए एग्जम्पशन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल, क्या बोल रहे हैं ये? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल डू नॉट सफर जीएसटी ऑन आउटपुट सर्विसेज एंड ऑल्सो ऑन स्पेसिफाइड इनपुट सर्विसेज। जो हमने ये 1 2 3 4
फायदा देखा था, ये स्पेसिफाइड इनपुट सर्विसेज है जो इंस्टीट्यूशन ले रही है इनपुट सर्विसेज है। तो एजुकेशन, प्री स्कूल एजुकेशन और एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल, ये अगर कोई भी आउटपुट सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो वो तो एग्जम्प्ट है, और स्पेसिफाइड इनपुट सर्विस अगर ये ले रही है तो वो भी एग्जम्प्ट है, दे डू नॉट सफर जीएसटी। ठीक है। आउटपुट सर्विसेज सर्विस दे रही है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, lodging, boarding in hostels provided by such institutions which are providing preschool and up to higher secondary school or equivalent leading to qualification recognized by law are fully exempt from GST। अगर अगर कोई प्री स्कूल एजुकेशन या एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल लॉजिंग बोर्डिंग सर्विस दे रही है, वो सर्विसेज भी एग्जम्प्ट मान ली जाएगी, उनपे टैक्स नहीं लगेगा। जो बोर्डिंग स्कूल्स होती है प्रोवाइड सर्विस ऑफ एजुकेशन कपल्ड विद अदर सर्विसेज, ये रहने का, खाने का और एजुकेशन, ये ऐसा सब कुछ मिक्स देती है बोर्डिंग स्कूल। तो ये जो है ये कंपोजिट सप्लाई का केस हो गया। इफ द चार्जेस ऑफ एजुकेशन एंड लॉजिंग आर इनसेपरेबल, अगर चार्जेस साथ में ले रही है बोर्डिंग स्कूल तो वो कंपोजिट सप्लाई का केस हो गया है। ठीक है। एंड एंटायर कंसिडरेशन विल बी एग्जाम्प्ट। ऐसे नहीं कि लॉजिंग का टैक्सेबल रहेगा और जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है उसका एग्जाम्प्ट रहेगा, नहीं, ये सारा अगर कंसिडरेशन इनसेपरेबल है बोर्डिंग स्कूल्स का तो उसको कॉम्पोजिट सप्लाई मान लिया जाएगा और सब कुछ एग्जाम्प्ट रहेगा, टैक्स उस पे नहीं लगेगा। ठीक है। Educational institution providing qualifications recognized by law, dual qualification only where one is recognized by law। कोई क्वालिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है इंस्टीट्यूशन जहां एक क्वालिफिकेशन टैक्सेबल है, एक क्वालिफिकेशन एग्जम्प्ट है, एक क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ है, एक नहीं है, तो क्या होगा, इसको आप मिक्स्ड सप्लाई का केस मान लोगे। और जो हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी जिस पे लगेगा, जिस सप्लाई पे लगेगा, जिस सप्लाई का हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी है उस रेट पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। जो इंसिडेंटल ऑक्सिलरी कोर्सेज होते हैं, जो ये हॉबी क्लासेस या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इन फर्दरेंस ऑफ ओवरऑल वेलबींग विल बी एग्जाम्पल ऑफ नेचुरली बंडल कोर्स। ये एग्जाम्पल है नेचुरली बंडल कोर्स का, उसको कंपोजिट सप्लाई मान लिए जाएंगे। तो पूरी सर्विस अगर कॉम्पोजिट सप्लाई मान ली तो एग्जम्प्ट है, लेकिन अगर आप इसको नेचुरली बंडल नहीं मानोगे तो इसको आप मिक्स्ड सप्लाई का केस मान लोगे और फिर हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स के हिसाब से आपको जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है। जो आईआईएम्स होते हैं उनके दो कोर्सेज होते हैं, एक तो लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोग्राम्स होते हैं या शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोग्राम्स होते हैं। जो लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोग्राम्स होते हैं वो 1 साल या उससे ज्यादा होते हैं, 1 साल से कम वाले जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोग्राम्स होते हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोग्राम्स आर एग्जाम्प्ट, शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोग्राम्स आर नॉट एग्जाम्प्ट, इन पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। जो मैरीटाइम कोर्सेज होते हैं अप्रूव्ड बाय डीजी ऑफ शिपिंग, ये कोर्सेज एग्जाम्प्ट होते हैं, इन पे टैक्स नहीं लगेगा। अगर कोई फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्सेज दे रहा है अप्रूव्ड बाय डीजीसीए, फ्लाइंग उड़ाने की ट्रेनिंग कोर्सेज दे रहा है जो कि अप्रूव्ड बाय डीजीसीए है, वो एग्जाम्प्ट रहेगा। अप्रूव नहीं है तो इट विल बी टैक्सेबल। ठीक है। कुछ और इम्पोर्टेंट केसेस पढ़ते हैं। क्या है? सप्लाई ऑफ फूड इन अ मेस और कैंटीन। अगर कोई कैटरिंग सर्विसेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दे रहा है, ठीक है, अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उसके स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को, स्टाफ को, एसएफएस, स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को कैटरिंग सर्विस दी जा रही है, और जो इंस्टीट्यूशन है इट इज कवर्ड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, देन द सर्विस इज एग्जाम्प्ट। अगर 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 कैटरिंग सर्विस दी जा रही है बाय एनीवन अदर देन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो फिर इट अट्रैक्ट्स जीएसटी। ठीक है। सप्लाई ऑफ फूड इन आंगनवाड़ी एंड स्कूल्स, ये जो सर्विसेज होती है ये एग्जाम मानी जाती है। उसके अलावा अगर कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहा है, कोई एडमिशन कर रहा है और उसके अगेंस्ट फीस ले रही है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन,
तो वो जो सर्विस है, वो जो फीस है, दैट विल बी एग्जम्प्ट, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। सिमिलरली अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, सर्विस दे रहा है, क्या सर्विस दे रहा है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, तो वो सर्विस भी आपकी एग्जम्प्टेड टैक्सेबल नहीं है। अगर कोई प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज है, उनसे अगर फीस चार्ज कर रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इट इज लाइबल टू टैक्स, इट इज नॉट एग्जाम्प्ट। एक मस्त छोटी सी समरी दी है, ये आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे हेल्थ केयर सर्विसेज। कौन सी हेल्थ केयर सर्विसेज एग्जाम्प्ट है? ठीक है, सर्विसेज बाय वेटरनरी क्लिनिक इन रिलेशन टू हेल्थ केयर ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स। जो जानवरों का या बर्ड्स का जो क्लिनिक होता है, जिनको जिसको बोलते हैं वेटरनरी क्लिनिक, अगर ये क्लिनिक कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रही है इन रिलेशन टू हेल्थ केयर ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, वो सर्विस आपकी एग्जम्प्ट मान ली जाएगी, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर कोई क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट है, कोई क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट है या कोई ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है या तो कोई पैरामेडिक्स है, कौन दे रहा है सर्विस? हेल्थ केयर सर्विस दे रहा है कोई क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट, कोई ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या फिर कोई पैरामेडिक्स, ये अगर कोई हेल्थ केयर सर्विस दे रहा है तो वो सर्विसेज एग्जम्प्ट है। However, nothing in this entry shall apply to services provided by clinical establishment by way of providing room other than ICU, ICCU या फिर NICU having room charges exceeding 5,000 rupees per day to a person receiving healthcare services। ये क्या बोल रहे हैं? अगर कोई क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट है या कोई ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है या कोई पैरामेडिक्स है, ये अगर रूम दे रहा है रेंट पे किसी को, ये रूम दे रहा है किसी को रेंट पे, जो रूम रेंट जो है उसका जो वैल्यू है 5,000 रुपीज से ज्यादा है, एक्सीडिंग 5,000 रुपीज है, ग्रेटर देन 5,000 रुपीज है अगर रूम रेंट, तो वो सर्विस टैक्सेबल हो जाएगी। यहाँ क्या हटाया गया है? यहाँ क्या हटाया गया है? आईसीयू वाले रूम, आईसीसीयू वाले रूम या जो एनआईसीयू वाले रूम है, इनका रेंट अगर 5,000 से ज्यादा भी रहेगा, तो भी जो ऑब्वियसली ज्यादा ही होता है इनके रेंट, तो वो यहाँ से हटाया गया है, मतलब वो जो है वो तो एग्जम्प्ट ही रहेगा। अगर आईसीसीयू, आईसीयू, एनआईसीयू वाले रूम से, डजेंट मैटर रूम रेंट क्या है, लेकिन अगर नॉर्मल रूम रेंट है जो 5,000 रुपए से ज्यादा है, तो फिर उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, अगर कोई प्रोफेशनल है जो रिहैबिलिटेशन थेरेपी या काउंसलिंग दे रहा है एट अ मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट और इंस्टीट्यूशन, या फिर कोई गवर्नमेंट सेंटर या कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन विच इज रजिस्टर्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट, ये जो प्रोफेशनल अगर सर्विस दे रहा है तो दैट सर्विस विल बी एग्जम्प्ट, उसको टैक्स नहीं लगेगा। हेल्थ केयर सर्विस में क्या इंक्लूड होता है, क्या एक्सक्लूड होता है, वो देखेंगे। ठीक है, अगर आप कोई डायग्नोसिस कर रहे हो, कोई ट्रीटमेंट कर रहे हो, किसके रिलेटेड, कोई इंजुरी है, कोई इलनेस है, कोई डिफॉर्मिटी है, कोई एबनॉर्मिलिटी है, या प्रेगनेंसी है, इन एनी रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो इंडिया में है, उन उनसे रिलेटेड अगर आप कोई डायग्नोसिस कर रहे हो या कोई ट्रीटमेंट कर रहे हो कि क्या इलनेस, इंजरी, डिफॉर्मिटी, नॉर्मेलिटी या प्रेगनेंसी, तो फिर आपकी जो सर्विस है वो एकदम मानी जाएगी, ये हेल्थ केयर सर्विस में इंक्लूड होगा। ठीक है, अगर आप कोई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट टू एंड फ्रॉम क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हो, मतलब क्या, एम्बुलेंस सर्विस, एम्बुलेंस सर्विस जो आपकी है, एम्बुलेंस सर्विस जो आपकी है वो एग्जम्प्ट मानी जाएगी। ठीक है, इट डज नॉट इंक्लूड हेयर ट्रांसप्लांट। अगर आप कोई हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हो, कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट ले रहे हो, कोई प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हो, क्या ये नेसेसरी चीजें हैं? नहीं, ये नेसेसरी चीजें नहीं है। तो अगर कोई आपको हेयर ट्रांसप्लांट करवा के दे रहा है, कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट दे रहा है, कुछ प्लास्टिक सर्जरी करवा के दे रहा है, these are taxable, these are not exempt from GST except when undertaken to restore or reconstruct anatomy
of functions of body affected due to congenital defects, डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज, इंजुरी और ट्रॉमा। अगर किसी को कोई डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज है, मतलब कोई सपोज वो डेवलप ही नहीं हुआ है कोई पार्ट, या कोई इंजुरी या कोई ट्रॉमा के वजह से कुछ इश्यू है, उस जगह पे अगर आप कोई हेयर ट्रांसप्लांट, ब्यूटी ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक सर्जरी करवा के दे रहे हो, देन इट इज एग्जम्प्ट। लेकिन अगर आप जस्ट टू ब्यूटिफाई योरसेल्फ अगर नेसेसरी नहीं है और आप करवा रहे हो, तो दैट सर्विस विल बी टैक्सेबल। कौन सी सिस्टम्स, कौन सी जो मेडिसिन है वो रिकॉग्नाइज्ड है इंडिया में, कौन सी मेडिसिन रिकॉग्नाइज्ड है इंडिया में? एलोपैथी, योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी, और सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और भी बोल सकती है कि ये रिकॉग्नाइज रहे। ठीक है, ये जो 7 सर्विसेज, ये जो 7 ट्रीटमेंट वाली मेडिसिन है, ये रिकॉग्नाइज्ड है। अगर ये आपको कोई प्रोवाइड कर रहा है तो दिस इज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, इस पे टैक्स नहीं लगता। ठीक है, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट का क्या मीनिंग है? ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होता है? पैरामेडिक्स कौन होता है? दिस यू कैन रीड। मैं जा रही हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट, फूड सप्लाई टू पेशेंट्स, इंपॉर्टेंट अगेन। अगर 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 कोई कैंटीन है जो हॉस्पिटल की कैंटीन है, कैंटीन रन बाय हॉस्पिटल, और आप जो एडमिटेड पेशेंट है आपके हॉस्पिटल में उसको फूड सप्लाई कर रहे हो, कैंटीन सर्विस दे रहे हो, कैंटीन विच इज रन बाय हॉस्पिटल, तो वो सर्विस एग्जम्प्ट है। लेकिन अगर नॉन एडमिटेड पेशेंट्स को या डॉक्टर्स को, स्टाफ को, जो हॉस्पिटल का स्टाफ है, हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स है, या नॉन एडमिटेड पेशेंट्स मतलब कौन? सपोज कोई एडमिट है हॉस्पिटल में, उसको देखने के लिए कोई आया है, और वो अगर फूड ले रहा है कैंटीन से हॉस्पिटल के, तो इट विल बी टैक्सेबल। सिर्फ एडमिटेड पेशेंट्स को कैंटीन रन बाय हॉस्पिटल अगर सर्विस दे रही है तो वो एग्जम्प्ट है, अदरवाइज टैक्सेबल। अगर कोई प्राइवेट पर्सन हॉस्पिटल के अंदर कैंटीन खोल के बैठा है, तो वो किसी को भी दो, वो एग्जम्प्ट नहीं रहेगी, उस पे टैक्स लगेगा ही लगेगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट। अगर अगर अदर देन हेल्थ केयर सर्विसेज आप दे रहे हो क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट प्रीमाइसेस में, दिस विल बी सब्जेक्ट टू जीएसटी। इस पे एग्जम्पशन नहीं अवेलेबल है अदर देन हेल्थ केयर सर्विसेज पे। ठीक है, अगर आप कोई आर्ट मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जैसे फॉर एग्जांपल आईवीएफ जो है, ये एग्जम्प्ट है जीएसटी में। ठीक है, कोई रिटेंशन मनी है, हॉस्पिटल अगर कोई रिटेंशन मनी ले रहा है, तो दैट सर्विस इज एग्जम्प्ट, उस पे आपको टैक्स जो है नहीं देना है। दिस फिनिशेस आवर हेल्थ केयर रिलेटेड सर्विसेज। ठीक है, मैं बता दूं, अगर आप डायरेक्ट रिवीजन लेक्चर देख रहे हो, पहले पढ़ा नहीं है, तो हो सकता है आपको थोड़ा फास्ट लग रहा हो। ठीक है, दिस इज रिवीजन लेक्चर, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई वेटेज चैप्टर है, वी हैव टू कवर होल चैप्टर। ठीक है, अगर कोई गवर्नमेंट है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो वो कौन सी सर्विसेज है जो एग्जाम मान ली जाएगी? अगर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी है बाय वे ऑफ एक्टिविटी इन रिलेशन टू फंक्शन इंटरेस्टेड टू म्युनिसिपैलिटी और पंचायत अंडर आर्टिकल 243W और 243G ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर एग्जाम। अगर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी है, कैसी सर्विस दे रही है? सर्विस इन रिलेशन टू म्युनिसिपैलिटी या फिर सर्विसेज इन रिलेशन टू पंचायत, अगर ये सर्विसेज कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी दे रही है तो वो एग्जाम्प्ट है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर कोई गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी, ये लोग कोई भी सर्विस प्रोवाइड करे, वो सर्विस एग्जाम मान ली जाती है, एक्सक्लूडिंग क्या हटा दिया? ये 4 सर्विस अगर कोई गवर्नमेंट दे रही है तो इस पे टैक्स लगेगा, ये एग्जाम नहीं है। कौन सी? सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है वो जो सर्विस देगा उस पर टैक्स लगेगा। जो इंडियन रेलवेज है, इंडियन रेलवेज की सर्विस पे भी जीएसटी लगता है, एग्जाम नहीं है। अगर कोई सर्विस इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल,
इनसाइड और आउटसाइड प्रिसिंक्ट्स ऑफ अ पोर्ट और एन एयरपोर्ट, पोर्ट एयरपोर्ट के अंदर या पोर्ट एयरपोर्ट के बाहर अगर सर्विस कोई गवर्नमेंट दे रही है इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल, वो सर्विस पे टैक्स लगेगा, इट इज नॉट एग्जम्प्ट। अगर कोई गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या पैसेंजर सर्विस दे रही है उस पे टैक्स लगता है, वो एग्जाम नहीं है। और एनी अदर सर्विस कवर्ड अंडर एंट्री ए टू सी अबव प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी ए बी सी इनके अलावा अगर कोई सर्विस बिजनेस एंटिटी को गवर्नमेंट दे रही है तो वो सर्विस टैक्सेबल रहेगी, उस पे जीएसटी एग्जाम नहीं है। ठीक है, अब क्या है एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन अकोमोडेशन सर्विस सप्लाइड बाय एयर फोर्स मेस एंड अदर सिमिलर मेसेस टू इट्स पर्सनल। अगर कोई अकोमोडेशन सर्विस दे रहा है, कौन दे रहा है? एयरफोर्स मेस और अदर सिमिलर मेस, उनके ही लोगों को, टू इट्स पर्सनल। ये भी जो है आपको एक सॉरी ये भी जो है एग्जम्प्ट मानी जाती है, इन पे टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, अगर कोई सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है, यूनियन टेरिटरी है या कोई लोकल अथॉरिटी है, सर्विसेज दे रही है किसको? बिजनेस एंटिटी को, विद एन एग्रीगेट टर्नओवर अप टू सच एन अमाउंट इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एज मेक इट एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन अंडर सीजीएसटी एक्ट। ये क्या बोल रहे हैं? ये लोग बोल रहे हैं कोई अगर बिजनेस एंटिटी, देखो मैं आपको समझाती हूँ, कोई अगर बिजनेस एंटिटी है जो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है ही नहीं, रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल ही नहीं है, उसका टर्नओवर जो है वो 20 लाख 40 लाख या 10 लाख इन रिस्पेक्टिव स्टेट्स, जो रजिस्ट्रेशन चैप्टर में हम डिटेल में देखेंगे रिवीजन में। अगर कोई बिजनेस एंटिटी रजिस्ट्रेशन जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल ही नहीं है, उस बिजनेस एंटिटी को अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है, दैट सर्विस विल बी एग्जम्प्ट, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं? फॉर द पर्पज ऑफ दिस एंट्री, कौन सी एंट्री? नंबर 7, इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट प्रोविजंस ऑफ दिस एंट्री शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू, मतलब अगर ये दिया तो टैक्स लगेगा। किस पे एप्लीकेबल नहीं है? अगर कोई बिजनेस एंटिटी को गवर्नमेंट ने सर्विस प्रोवाइड की ए बी सी, कौन सी? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इंडियन रेलवेज, या फिर रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल, या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स या पैसेंजर्स, ए बी सी में से अगर कोई सर्विस प्रोवाइड की जा रही है तो उस पर टैक्स लगेगा। या फिर अगर कोई बिजनेस एंटिटी को गवर्नमेंट रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस दे रही है तो उस पर टैक्स लगेगा, इट इज नॉट एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ठीक है, लेकिन हाउएवर RCM provisions are applicable to renting of immovable property service provided to unregistered person and where item A, B, C above are being provided to such business entity। एग्जाम नहीं है, लेकिन क्या गवर्नमेंट को टैक्स नहीं, इन पे जो है RCM एप्लीकेबल है। अगर गवर्नमेंट कोई अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस दे रही है या ABC में से कोई सर्विस दे रही है, ABC में से कोई सर्विस दे रही है तो उन पे RCM एप्लीकेबल है। ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी to another government, union territory or local authority, then such services are exempt from GST। ठीक है, अगर कोई गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी सर्विसेज दे रही है वेयर द कंसिडरेशन फॉर सर्विस डज नॉट एक्सीड 5,000 रुपीज, लेस देन 5,000 रुपीज कंसिडरेशन गवर्नमेंट चार्ज कर रही है कोई सर्विस देने के लिए, तो वो सर्विस आपकी एग्जम्प्ट है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। However, नथिंग कंटेंट इन दिस एंट्री शैल अप्लाई टू ABC अबव। ABC को फिर हटा दिया, अगर ABC इन तीनों में से कोई भी सर्विस गवर्नमेंट दे रही है, भले ही 5,000 से कम कंसिडरेशन हो, उस पे टैक्स लगेगा। ठीक है, सप्लाई ऑफ सर्विस बाय गवर्नमेंट एंटिटी टू सेंट्रल स्टेट यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स जो है वो कंसिडरेशन ले रही है। क्या है? कोई एंटिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, लोकल अथॉरिटी को या यूनियन टेरिटरी को
कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है और वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, सप्लाई ऑफ सर्विस, उसका वो कंसिडरेशन लेगी गवर्नमेंट से वो एंटिटी इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट, इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट अगर वो कंसिडरेशन ले रही है, सच सर्विस आर एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, उस पे टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, अगर कोई ओल्ड एज होम है विच इज रन बाय गवर्नमेंट और एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट, कोई एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट है या कोई गवर्नमेंट रन कर रही है कोई ओल्ड एज होम को, कोई वृद्धाश्रम को, वो सर्विसेज जो है वो सर्विसेज एग्जम्प्ट मानी जाएगी। कब एग्जम्प्ट मानी जाएगी? जब वहां के जो लोग है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 60 ईयर्स है, मतलब सीनियर सिटीजन है, तभी तो वो वृद्धाश्रम में है ना। अगर उनको सर्विस दी जा रही है, दैट सर्विस विल बी एग्जम्प्ट। ठीक है, अगेंस्ट कंसिडरेशन अप टू 25,000 rupees per month per member, provided consideration is inclusive of charges of boarding, lodging and maintenance। गवर्नमेंट जो है या एंटिटी जो है जो कि रजिस्टर्ड इन इनकम टैक्स एक्ट है, अगर उस पर्टिकुलर पर्सन से जो 60 ईयर्स से ज्यादा है उससे 25,000 रुपए पर मंथ पर मेंबर, 25,000 रुपए पर मंथ पर मेंबर ले रहा है, जहां पे सारी जो कॉस्ट है वो 25,000 में इंक्लूसिव है, तो ही सर्विस एग्जम्प्ट है। अगर 25,000 रुपए से ज्यादा, 25,000 रुपए से ज्यादा अगर उन ओल्ड एज होम ने लिया कोई मेंबर से, तो वो सर्विस टैक्सेबल रहेगी। इम्पोर्टेंट। ठीक है, अगर जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है कोई सर्विस दे रहा है इंडिविजुअल्स को, कौन सी सर्विस? टिकट्स बेचने की, प्लेटफॉर्म टिकट्स बेचने की, कोई रिटायरिंग रूम्स या जो वेटिंग रूम्स रेलवे स्टेशन पे होते हैं वो, क्लॉक रूम सर्विसेज या फिर बैटरी ऑपरेटेड कार सर्विसेज, ये सर्विसेज अगर कोई इंडियन रेलवे इंडिविजुअल को दे रहा है, दीज आर एग्जम्प्ट, इन पे जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, अगर कोई services provided by one zone or division under Ministry of Railways to another zone or division, एक पर्टिकुलर डिवीजन है रेलवे का, वो दूसरे डिवीजन ऑफ रेलवे को सर्विस दे रहा है, तो वो सर्विस एग्जाम मानी जाती है, उस पर टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है वो अगर सर्विस दे रहा है बाय वे ऑफ व्हाट, पोस्ट कार्ड या फिर इनलैंड लेटर या फिर बुक पोस्ट एंड ऑर्डिनरी पोस्ट, जहां 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 एनवलप जो है, एनवलप का वेट शुड बी लेस देन 10 ग्राम, 10 ग्राम से ज्यादा अगर एनवलप का वेट है तो फिर वो एग्जम्प्ट नहीं रहेगी, उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इन रिलेटेड टू पोस्ट कार्ड या इनलैंड लेटर एक्सेट्रा, जहां एनवलप का जो वेट है वो 10 ग्राम से कम है, तो वो सर्विस जो है एग्जम्प्ट मानी जाएगी। ठीक है, सर्विसेज सप्लाइड टू गवर्नमेंट, to supplied by government to their undertakings or PSU by way of guaranteeing the loans they take। अगर कोई PSU है या कोई गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, इन्होंने कोई लोन ले रखा है और गवर्नमेंट बोल रही है कि मैं जो इस लोन की गारंटी देती हूँ, मैं इस लोन की गारंटी देती हूँ, गारंटर सर्विसेज अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहे हो उनकी ही अंडरटेकिंग को या पीएसयू को वो सर्विस एग्जम्प्ट है, उनपे टैक्स नहीं लगता है। अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस दे रही है, क्या सर्विस? रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ। सपोज आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए क्या आपको जीएसटी पे करना पड़ता है? नहीं, एग्जम्प्ट है। ठीक है, अगर आपको कुछ टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, सेफ्टी चेक, सर्टिफिकेशन रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन ऑफ सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, consumers or public at large, including fire license required under any law for time being in force, is अगर ये कोई ये सर्विसेज गवर्नमेंट दे रही है या कोई फायर लाइसेंस दे रही है, एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर कोई गवर्नमेंट है सर्विस दे रही है, क्या सर्विस दे रही है? पासपोर्ट सर्विस इशू या वीजा या ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट। पासपोर्ट लेने जाते हो, ड्राइविंग लाइसेंस लेने जाते हो, क्या उस पर जीएसटी लगता है? नहीं लगता है, दैट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ठीक है, अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं बाय वे ऑफ टॉलरिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट for which consideration in the form of fine or liquidated damages is payable to government। Suppose मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट था गवर्नमेंट के साथ में, मेरा
कॉन्ट्रैक्ट था गवर्नमेंट के साथ में, मैंने कॉन्ट्रैक्ट रीच कर दिया, मैंने कॉन्ट्रैक्ट सही से किया नहीं, अब गवर्नमेंट ने मेरे से कोई फाइन या कोई लिक्विडेटेड डैमेजेस ली है, और ये लेके गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने टॉलरेट कर दिया मेरा नॉन परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट ने टॉलरेट कर दिया मेरा नॉन परफॉर्मेंस, सच सर्विसेज एग्जम्प्ट, इस पे टैक्स नहीं लगता, इस पे जीएसटी नहीं लगता। अगर 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 गवर्नमेंट कोई सर्विस दे रही है बाय वे ऑफ असाइनमेंट ऑफ राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू इंडिविजुअल फार्मर for cultivation of plants, rearing of all life form of animals except horses, for food, fiber, fuel, raw material and other similar products, अगर गवर्नमेंट कोई नेचुरल रिसोर्सेज यूज करने की परमिशन दे रही है फार्मर, मैं क्या फार्मर हूं, मैं नहीं, मुझे अगर दे रही है टैक्सेबल, फार्मर को अगर दिया तो दैट सर्विस विल बी एग्जाम, ठीक है। गवर्नमेंट अगर कोई डेप्यूटिंग ऑफिसर्स को आफ्टर आवर्स और ऑन हॉलीडेज फॉर इश्यूएंस और कंटेनिंग स्टफिंग और सच अदर ड्यूटीज इन रिलेशन टू व्हाट इंपोर्ट एक्सपोर्ट कार्गो ऑन पेमेंट ऑफ मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस, गवर्नमेंट अगर जो डेप्यूटी ऑफिसर्स है उनको ओवर टाइम चार्जेस पे करके ओवर टाइम काम करवा रही है इन रिलेशन टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ कार्गो, वो सर्विस एग्जम्प्ट है, उस पर टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट है, देखो यहाँ सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूड किया गया है, कोई स्टेट गवर्नमेंट है सर्विस दे रही है किसको, ईआरसीसी, ये कौन होते हैं, ईआरसीसी जो होते हैं एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, इनके पास में स्टेट गवर्नमेंट एक राइट देती है, राइट क्या देती है कि आप जो माइन होल्डर्स है, जो माइन होल्डर्स है उनसे रॉयल्टी कलेक्ट करके लेके आओ और मुझे पे करो। स्टेट गवर्नमेंट ईआरसीसी को राइट देती है कि जो माइन होल्डर्स होते हैं उनसे रॉयल्टी कलेक्ट करके लेके आओ और मुझे दो, तो ये जो राइट है जो स्टेट गवर्नमेंट दे रही है ईआरसीसी को, दिस सर्विस इज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, इस पे टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। अगर कोई रिहैबिलेशन प्रोफेशनल है जो कि रिकॉग्नाइज्ड अंडर रिहैबिलेशन काउंसिल है बाय वे ऑफ रिहैबिलेशन थेरेपी काउंसलिंग एंड सच अदर एक्टिविटी at a medical establishment, education institution, rehabilitation center which is established by government और एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट, अगर ये कोई सर्विस दे रहा है, क्या सर्विसेज है ये, कोई अगर कोई थेरेपी दे रहा है, कोई काउंसलिंग दे रहा है, कौन देगा, कोई रिहैबिलेशन सेंटर, जो रिहैबिलेशन सेंटर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से या यूनियन टेरिटरी का ओन्ड है, मतलब गवर्नमेंट का रिहैबिलेशन सेंटर है, या कोई एंटिटी है जो कि रजिस्टर्ड अंडर 12A 12AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इनका अगर कोई रिहैबिलेशन सेंटर है और वो जो सेंटर है वो थेरेपी काउंसिल दे रहा है, सच सर्विस आर एग्जम्प्ट, इन पे जीएसटी नहीं लगता। नेक्स्ट वी विल गो फॉर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। कंस्ट्रक्शन सर्विसेज कौन सी, जो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज होती है वो एग्जम्प्ट होती है, उन पे टैक्स नहीं लगता। फर्स्ट, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स, जो प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, काय के, कंस्ट्रक्शन के, कमीशनिंग के, कुछ इंस्टॉल करने के, कुछ इरेक्शन के, कुछ फिटिंग के, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो एग्जाम होते हैं, उनपे जीएसटी नहीं लगता है। लेकिन ये जो होते हैं अंडर द हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना, इनके ये रहने चाहिए, प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन, इनके अगर कोई प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स है तो वो जीएसटी में एग्जम्प्ट है, ठीक है। ओरिजिनल वर्क का क्या मीनिंग है यहाँ पे दिया हुआ है, यू कैन रीड इट, इट इज इजी, ठीक है। सर्विसेज सप्लाइड बाय इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर यूटिलिटीज, जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करती है, जो वो यूटिलिटीज होती है, वो अगर सर्विस दे रही है, कैसी सर्विस, कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्यों करेगी वो ये सब, फॉर एक्सटेंडिंग द इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अगर सपोज मैं
कोई छोटे से गांव में रहती हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती। अब जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर यूटिलिटीज है वो कुछ कंस्ट्रक्ट कर रही है नेटवर्क बढ़ाने के लिए, ताकि इस गांव तक भी इलेक्ट्रिसिटी पहुंचे। तो वो जो कंस्ट्रक्ट करेगी दैट सर्विस इज एग्जाम फ्रॉम जीएसटी, उस पर टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, अगर कोई प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट से ऑफ कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन ऑफ ओरिजिनल वर्क पर्टेनिंग टू सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट अदरवाइज देन अ पार्ट ऑफ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, कोई रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बड़ा सा उससे रिलेटेड नहीं, एक सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट है, एक सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट है, वहां पे अगर कोई प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, क्या, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सर्विस सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट में, तो वो सर्विस एग्जम्प्ट है। ठीक है, अगली सर्विसेज हम इसके जो नेक्स्ट पार्ट है, इस चैप्टर का रिवीजन का नेक्स्ट पार्ट है, उसमें देखेंगे। ठीक है, बाय बाय।